हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के अपना करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ रही कि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं और उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या लिंक होने वाला है वो न्यूज़ में रहा। न्यूज़ को करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसमें रेपो रेट जिसका चेंजेस हुआ है, एमएसएफ का चेंजेस हुआ है, बैंक रेट और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट, इन पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं मैंने, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं न्यूज़, फिर आके हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक्स पे। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है और बोला है कि जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। तो क्या हो सकता है कि ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि कोरोना वायरस के कारण इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है, आप इस पे आंसर लिखिए। तो ये सारी मेंस की बातें हैं, ये सारे मेंस का जब आंसर राइटिंग डिस्कशन करेंगे तब वो आएगी बातें। अभी तो हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सारी बातें जब हम लोग स्टैटिक टॉपिक इकोनॉमी के डिस्कस करते हैं तो वो वहाँ आती है। तो अभी हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं ये बातें, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे ही। तो रेपो रेट को, ये पहले जो इंटरेस्ट रेट 4.4% था उसको डिक्रीज करके 4%, साथ ही साथ रेपो रेट से ये सारे लिंक्ड होते हैं, तो ये डिक्रीज हुआ तो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी डिक्रीज हो गई है। लेकिन यहाँ पे एंड में जो ये मैक्सिमम क्रेडिट टू पार्टिकुलर कॉर्पोरेट, एक लिमिट बैंक्स के लिए होता है कि एक बैंक किसी एक पार्टिकुलर कॉर्पोरेट को कितना तक पैसा दे सकता है, तो उसका लिमिट भी बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। उसके अलावा 2-3 कीवर्ड्स और थे न्यूज़ में, दैट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो ये क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है और ये एक बफर है टू रिपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज। ठीक है। वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, ये एक क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है कि क्या होता है ये। तो एन इन्वेस्टमेंट विंडो प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफ पी आई जिसको बोल सकते हैं, और एफ डी आई, इसमें क्या अंतर होता है, ये अगर जो इकोनॉमी पढ़ रखे हैं उनको पता होगा, वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड हुआ। उसके अलावा स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी दी गई है सिडबी को। तो ये अमाउंट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस पे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में मोस्टली अगर कोर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो डेफिनेशन बेस्ड ही होते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक फॉर ए शॉर्ट टर्म। तो ये बिल्कुल सही है, रेपो रेट का डेफिनेशन यही है। डिटेल में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से ये इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि कैसे ये रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्यों बोला जाता है और कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एमएसएफ क्या है। तो एमएसएफ इज अ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या ये सही है, तो आप कमेंट करके बताइए। बैंक रेट इज इंटरेस्ट रेट एट विच ए नेशनल शेड्यूल्ड बैंक लेंड मनी ऑफर इन फॉर्म ऑफ ए वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स। क्या ये सही है ये स्टेटमेंट, ये कमेंट करके आप बताइए। तो इसमें अगर आंसर देखा जाए तो एमएसएफ का स्टेटमेंट भी सही है। रिवर्स रेपो रेट, अगर रेपो रेट पता है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बैंक रेट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है और बैंक रेट क्या है, तीनों एक जैसा स्टेटमेंट लग रहा है। तीनों में आपको आरबीआई जो है वो बैंक को एक टाइप से पैसा कुछ दे रहा है, और मतलब एक टाइप से लेंडिंग का प्रक्रिया है। तो इसमें अंतर क्या है, रेपो रेट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लेंड करता है मनी, लेकिन क्या है उसमें आपको एक टाइप से बैंक प्रॉमिस करता है कि ये देखिए आपको हम ये सिक्योरिटीज दिए हैं, आपको क्या करना है, वो सिक्योरिटीज वापस से हम खरीद लेंगे इस रेट पे। तो वो आपका हो गया रेपो रेट। ठीक है। एमएसएफ में क्या होता है कि एमएसएफ में बैंक को मेंटेन करना होता है एसएलआर रेशियो। ठीक है। तो
बैंक किसी बैंक को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की यानी पैसे की ज़रूरत हो गई ओवरनाइट, उसका पैसा जो फंड में है वो बहुत कम पड़ रहा है, तो ओवरनाइट बोरोइंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसमें आप जो एसएलआर के अंडर जो सिक्योरिटीज़ भी रखे हुए हैं उसको दे करके आप पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई भी सिक्योरिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एसएलआर के अंडर वाले सिक्योरिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा जाता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका 4% ही रेट है, यहाँ पे 4.25% है। और बैंक रेट क्या है इसमें, बिना सिक्योरिटीज, एक टाइप से लोन फैसिलिटी टाइप का है। इसमें बैंक जाके बिना कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं। तो बैंक रेट इससे भी ज़्यादा आपका हायर रखा जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि बैंक रेट कितना है। ठीक है, और बेस रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रखे हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे बेस रेट और बैंक रेट में। बेस रेट कुछ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस तरीके का कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट है, लेकिन बैंक रेट बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरे न्यूज़ में 9th एडिशन ऑफ स्टेटस पेपर निकला है गवर्नमेंट डेप्थ पे। तो गवर्नमेंट डेप्थ भी एक बहुत ही बड़ा कोर टॉपिक है आपका पब्लिक डेप्थ के अंदर। ठीक है, तो पब्लिक डेप्थ के अंदर और जिसकी बातें हमेशा चलते रहती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कोर टॉपिक है। तो इसको भी बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है इकोनॉमी में। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए नहीं, लेकिन जिन लोग वो लोग रिवाइज कर ले, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा जानकारी ले ले क्या है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट, ये जिसको पब्लिक डेप्ट भी बोला जाता है बहुत बार, लेकिन इसको कोई दूसरे वर्ड के लिए भी यूज किया जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट वो क्या होता है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, जो भी डेप्ट वो कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट उठा रहा है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट हो गया। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज क्या है, तो अदर लाइबिलिटीज जो होती है वो आपका पब्लिक अकाउंट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, और सब के आपके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स के अगेंस्ट जो हो गया वो अदर लाइबिलिटीज में आता है। जो कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट डेप्थ है तो उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्थ, और उसी को पब्लिक डेप्थ भी बोला जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के जो डेप्थ होता है उसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको, ये देखिए, जनरल गवर्नमेंट डेप्थ। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के जो डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये हो गया अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या आते हैं वो भी हमने दे दिए एग्जांपल्स, और इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि अदर लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि ये है या ये नहीं है, या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ देगा कि ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, और उसमें आपका दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्थ, पब्लिक डेप्थ, अदर लाइबिलिटीज, जनरल गवर्नमेंट डेप्थ। तो उसको आपको आंसर करना होगा डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन। तो ये रिपोर्ट ने क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्थ 1% कम हो गया है। ठीक है, 0.1%, सॉरी, 4.8% से 445.7% हो गया है। वही जनरल गवर्नमेंट का जो डेप्थ है वो भी 0.1% कम हुआ है। तो जनरल गवर्नमेंट डेप्थ क्या होता है, स्टेट और सेंटर। तो आपसे डायरेक्टली या तो ये पूछ देगा, आपको ये फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एवरेज आपको डिटेल पता होना चाहिए कि 68% के अराउंड है, क्योंकि ये डेटा आपको जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम देगा। साथ ही साथ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, यूपीएससी ट्रेंड से पूछता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्थ हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 2012 टू 2009। एक तो जनरल हो गया, और एक स्टेटमेंट पूछ देगा कि हैज़ ऑलवेज डिक्रीज, मतलब हर साल डिक्रीज किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ट्रेंड पता होनी चाहिए, और ये जब हम पब्लिक अकाउंट डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम न्यूज़ पे बेस फोकस रखते हैं। तो इसमें और भी बताई गई है कि 94% जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्थ है वो डोमेस्टिक डेप्थ है, यानी जो डोमेस्टिक बोरोइंग के थ्रू है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो सिर्फ 2.7% ऑफ जीडीपी या 5.9% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्थ है। ठीक है,
शेयर शेयर ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन, देखिए यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात आ जाती है, तो उसको क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डेब्ट। तो इंटरनल डेब्ट कंसिस्ट ऑफ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल डेब्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। मार्केटेबल डेब्ट में क्या क्या आती है बातें, सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, या जो ट्रेजरी बिल्स इशूड थ्रू ऑक्शंस होते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। नॉन मार्केटेबल में क्या आ जाता है, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि इसको मार्केट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे जब, क्योंकि इसको समझाने के लिए कुछ बेसिस तो चाहिए ना, आपको कुछ पहले से जानकारी चाहिए। तो इसको बाई स्क्रैच तो यहाँ पे नहीं समझा सकते, लेकिन आप अभी इसके लिए ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोग अपना रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें कौन कौन सा गलत स्टेटमेंट है पूछा गया है, तो इसमें नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब भी डेप्थ की बात करेगी तो आपको FRBM एक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो FRBM एक्ट के बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है कि NK सिंह कमेटी बनाई गई थी कि रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो कमेटी ने सजेस्ट किया है कि यूजिंग डेप्थ एज प्राइमरी टारगेट फॉर फिस्कल पॉलिसी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। डेप्थ टू GDP रेशियो ऑफ 60% शुड बी टारगेटेड विथ 40% लिमिट। तो देखिए 40% लिमिट फॉर सेंटर एंड 20% फॉर स्टेट्स, तो ये दोनों अभी रीच तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो आपका 68% के अराउंड घूम रहा है और ये आपका 45% के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, और कितना रिडक्शन हो रहा है हर साल, 0.1% का। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये टारगेट 2023 तक मीट करने का है, वो हो सकता है पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये 2022 नहीं 2023 है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कुछ लोगों को जिन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल का नॉलेज आपको चाहिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उनको रिकंसीडर करना चाहिए कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं। जिन सोर्सेस में ये सारी चीज़ें बताई गई है आप उसी सोर्स को फॉलो कीजिए, अगर नहीं है तो आप उस सोर्स को एक एज ए बेसिक मान के पढ़ लीजिए, और आपको उसके ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा आपको और बेस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा पॉलिटी का। अब चलते हैं सॉरी इकॉनमी का, अब पॉलिटी पे चलते हैं। तो पॉलिटी में न्यूज़ आया है कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी। तो कुछ जान लेते हैं WHO के बारे में। तो WHO बना है 1948 में, और क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आते रहता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खास करके अभी के टर्म में। और जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं उसके मेंबर्स का टर्म होता है 3 ईयर, यानी इनका टर्म 1 साल का होगा चेयरमैन का, लेकिन जो मेंबर्स है वो 3 साल चेयरमैन से हट भी जाएंगे तो भी वो मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके और डिटेल में जान लेते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके बारे में। तो इसमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जिनको पता है वो सही कमेंट करके बताइए। तो हर्षवर्धन इज टेक चार्ज ऑफ, देखिए 34 मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, और ये 147 सेशन था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेरा एम क्या है, क्वेश्चन के साथ कुछ जानकारी दे देना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज वन ऑफ द WHO's 3 डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये कमेंट करके बताइए सही है या नहीं। जो बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं वो रोटेशनल बेसिस पे 1 साल के लिए चेयरमैनशिप होल्ड करते हैं, और 6 रीजनल ग्रुप में इनको बांटा गया है। जो रीजनल ग्रुप एक अफ्रीकन ग्रुप हो गया, एक अमेरिकन ग्रुप हो गया, एक साउथ ईस्ट एशियन हो गया, एक यूरोपियन हो गया, और एक मेडिटेरेनियन रीजन का हो गया, और एक वेस्ट पैसिफिक रीजन हो गया। तो ये आपका सारा रीजन सही है, साथ ही साथ ये भी सही है। और WHO का 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक तो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो गया और एक आपका WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया। तो यही 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब चलते हैं साइंस के तरफ। साइंस में आपका स्पेसएक्स डेमो मिशन के बारे में न्यूज़ आया है। तो ये किसका मिशन है, नासा का है। इसमें क्या करेंगे कि क्रू का मिशन है, क्रू को ले जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये तो क्वेश्चन देखिए, नासा या फिर इसरो,
इनके जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इनको पता होना चाहिए सारे मिशन जो भी है। तो एक क्वेश्चन करके कुछ और मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का मिशन जो इनसाइट है वो क्वेक और मैग्नेटिक पल्सेस के बारे में है कि नहीं। देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा नासा का मिशन नहीं है। क्वेक और मैग्नेटिक पल्सेस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स को जानने के लिए इनसाइट मिशन है, बिल्कुल सही। पंच जो है वो पॉलीमीटर ऑफ यूनिफाई द देखिए कोरोना से रिलेटेड कल कोरोनल होल के बारे में भी बात की गई है, तो ये सन से रिलेटेड है, तो ये भी मिशन आपका सही है। स्टार लाइनर क्या है, स्पेस कैप्सूल बिल्ड टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये भी आपका नासा का मिशन है। और होप जो बताया गया है ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये ऑर्बिट टू सन तो मार्स तो करेगा ही, लेकिन ये आपका यूएई का मिशन है, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप से थोड़ा जानकारी मिल गया और सारे मिशनों के बारे में। आप करंट अफेयर्स पे चलते हैं। करंट अफेयर्स में ओपन स्काईज ट्रीटी की बहुत बात की गई है कि यूएसए ने बोला है कि ये ट्रीटी से हम एग्जिट करने वाले हैं। तो ये ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 34 देश हैं और इसका एम क्या है, तो कंडक्ट अन आर्म्ड सर्विलियंस फ्लाइट ओवर वन अनदर्स टेरिटरी। क्यों, क्योंकि रसिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दोनों को लगता था कि ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट मिसफेथ था, तो इसलिए ये बनाया गया ट्रीटी की अच्छा आप सर्विलेंस कर लीजिए कि कैसा वैसा कुछ चल रहा है हमारे यहाँ या नहीं, थोड़ा फेथ बढ़े अपने में, इसलिए ये बनाया गया। तो देखिए मैंने ये जो विकिपीडिया से मैप डाला है इसलिए डाला है क्योंकि इसमें 34 नेशंस है। अगर आप एक एक करके नाम याद रखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप मैप इसका देखेंगे तो देख लेंगे कि देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी सबसे टॉप में जो कंट्रीज हैं वही इसके मेंबर हैं। तो ये सिर्फ आपका मैप अगर दिमाग में रहेगा तो आपके पास अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें से आप 4 में से 2 तो एलिमिनेट इजीली कर ही लेंगे, और 2 नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा अगर टफ बनाया जाएगा तो वो तो जो याद भी किया होगा उसको भी कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर मैप आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली टिक कर लेंगे, ठीक है। उसमें एक किर्गिस्तान है जिसने साइन किया है या नहीं किया है, ये तो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किर्गिस्तान ने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। यानी कि देखिए साइन और रेटिफाई में भी अंतर होता है। साइन हुआ कि जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री गए हैं कोई भी ट्रीटी पे साइन कर दिया, लेकिन उसको पार्लियामेंट में पास करना होगा तब जाके वो एक टाइप से, या नोटिफाई करना होगा तब जाके से वो एक टाइप से यहाँ पे लागू होगा। तो एक टाइप से वही अंतर है साइंड एंड रेटिफाइड में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज वाज साइंड इन 2003। यहाँ पे आपको क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपन स्काईज ट्रीटी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। ठीक, तो ट्रीटी ऑफ साइन 2002 में बिल्कुल सही है। यूएस एंड रसिया दोनों सिग्नेटरी हैं, बिल्कुल सही है। इंडिया हैज साइन बट नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी येट, तो ये तो आपका किर्गिस्तान के बारे में बात था। और यहाँ देखिए कि ये सारे जो देश हैं उन किन्होंने साइन नहीं किया है, तो ये आपका डायरेक्टली गलत हो गया। और इंडिया एंड जापान के बीच में ओपन स्काई एग्रीमेंट है 2017 से, वो भी सिमिलर है कुछ इसी तरह का, तो उसको भी हमने दे दिया ताकि एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आईची टारगेट्स की तरफ, जो कि जैसे देखिए सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस ईयर को डिफाइन किया गया है। उसमें क्या है कि जो आईची टारगेट्स है 2000 जो 10 में अडॉप्ट हुए हैं, जो कि 2011 से लेकर 20 तक वैलिड है, वो इस साल खत्म हो रहे हैं। तो उसके से रिलेटेड है ये आपका सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आईची टारगेट्स के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो उसमें 20 टारगेट्स हैं जिसको 5 गोल्स, स्ट्रैटेजिक गोल्स में डिवाइड किया गया है। ये आप पढ़ लीजिए इनको डिटेल में, जब इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ाएंगे तो ये सब कोर टॉपिक्स है, ये तो बताएंगे ही, एक क्वेश्चन करके इसको समझ भी लेते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से देखना है। तो ये अडॉप्ट किया गया था, देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसका नागोया में जो सेशन हुआ था 10th COP उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। ये आप कमेंट करके बताइए। इसमें 20 टारगेट और 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स है, ये तो अभी देख लिया हमने, सही है। और जो इसका विजन है, देखिए स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ 2011 टू 2020, इसका जो विजन है उसी का पार्ट है आपका आईची
टारगेट। ठीक है, इस विजन का प्लान है। तो विजन क्या है कि बहुत लोग यहाँ पे 2050 देख के इसको गलत मार देंगे, लेकिन ये आपका विजन बिल्कुल सही है कि वेयर बाय 2050 बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड कंजर्व्ड। तो विजन इसका 2050 तक का है, लेकिन टारगेट आपका 2020 तक का डिस्कशन हुआ है। तो इसमें ये आपका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब चलते हैं, जैसे आईईसी टारगेट, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ था, बायोडाइवर्सिटी को मनाया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए यहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, तो उस पर हम लोगों के मिनिस्ट्री ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है कि उसमें 5 प्रोग्राम्स 5 इनिशिएटिव जो कि पीआईबी में उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें मेन क्या क्या है। एक तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षा इंटर्नशिप और प्रोग्राम है, एक आपका नॉट ऑल इन वन माइग्रेट बाय चॉइस प्रोग्राम है, और एक वेबिनार सीरीज ऑन बायो। ये ज़्यादा आपका सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिविल सर्विसेज सेक्शन में दे दिया हमने। ये आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट हो जाती है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। चाइना के बारे में, चाइना ने एक लॉ निकाला है, हांगकांग जो आप उनका जो स्टेट बोले या फिर उनका पार्ट जो है या फिर नॉट पार्ट है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ निकाला है और उसमें इंडिया का सपोर्ट मांगा है। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज़ हो जाता है, तो आपको यहाँ हमने इसको भी ऐड कर दिया है। अब वन लाइनर देख लेते हैं कुछ को। तो खुदौल क्या है, तो खुदौल एक वो खुदौल जो इनिशिएटिव है उसको टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव के बताया गया है। उसको जो यूनाइटेड नेशन ने टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव बोला है। तो ठीक है, तो वो क्या है, या ऑल एक एनजीओ है, उसने इम्फाल में इसको लॉन्च किया था। वो किस चीज़ के लिए है, टू इंश्योरिंग फूड सप्लाईज हेल्थ सर्विसेज टू दिस कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और पीपल लिविंग विथ एचआईवी एंड। तो ये एक टाइप से डायरेक्टली आपका कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन इससे कहीं भी आ सकता है। उमंग ऐप आपके को पता होना चाहिए क्या है। तो उमंग ऐप बहुत पुराना ऐप है जिसमें गवर्नमेंट अपने सारे सर्विसेज को कंसोलिडेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहती है, जिसमें सारे सर्विसेज एक जगह। कोई भी सिटीजन को अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या भी कुछ भी चाहिए, पीएफ का पैसा चेक करना है, पीएफ का पैसा निकालना है, ये सारी चीज़ें के लिए वन स्टॉप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो उसका पार्ट है, तो उसको पता होना चाहिए। क्यों न्यूज़ में आया कि आईएमडी ने, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना 7 सर्विस इसमें ऐड किया है। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है मई 23 को, और इस किस लिए मनाया जाता है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइज एंड देयर हैबिट्स। ठीक है, तो कौन से टर्टल जो हैं वो एक सबसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। और आज के लिए हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोर्स रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए थे इकॉनमी में, और इकॉनमी आपका डायनेमिक टॉपिक है, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज या जिसमें भी देख लीजिएगा एग्जाम में 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से लिंक्ड ही होते हैं। तो इकॉनमी को आपको इकॉनमी और एक इन्वायरमेंट, इसको एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक ट्रीट करके आपको पढ़ना है, और इसके करंट अफेयर्स के साथ ही इसको पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में। थैंक यू।